अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की आन बान और शान, पाकिस्तान का नौजवान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम यूथ पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेज़बान हमजाज़े। और मैं हूं नजफ राजा। नाजरीन, 2015 में पाकिस्तान के 2 करोड़ लोग सोशल मीडिया इस्तेमाल करते थे और आज 2024 में सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाले जो पाकिस्तानियों की तादाद है वो 8 करोड़ है, जिनमें से बेशतर नौजवान है। सोशल मीडिया एक पूरी दुनिया है जहां से नौजवान कमा भी रहे हैं, अपनी ओपिनियन का इजहार भी कर रहे हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि मुल्कों में इनकलाब भी बर्पा कर रहे हैं। अब बांग्लादेश को ही देख लें, क्यों नजर। बिल्कुल, और एक तरफ ये एक्सट्रीम है तो दूसरी तरफ सोशल मीडिया का इस्तेमाल हमारे नौजवानों में साइबर क्राइम में इजाफे का सबब बन रहा है। मुल्क भर में 3 बरसों के दौरान साइबर क्राइम से मुतल्लिक 3,86,000 शिकायत सामने आई हैं। 4,000 से ज्यादा मुकदमा चले और 178 मुल्जिमान को सजाएं दी गईं। फ्रॉड, फेक न्यूज़, ब्लैकमेलिंग, हिरासानी, जाली वीडियोस और फुटेजेस के बाद अब कच्चे के जंगलात से लेकर लाहौर के पोश एरिया तक हनी ट्रैप का बढ़ता रुझान है। काबिल तशवीश भी है। खलीलुर रहमान कमर का केस ही सामने देख लें। बिल्कुल, और सवाल ये है कि हमारे नौजवान सोशल मीडिया का बेहतर इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं और किस तरह ये हरासमेंट, ब्लैकमेलिंग और हनी ट्रैप जैसी वारदातों से बचा जा सकता है। कानूनी तौर पर इनके पास क्या ऑप्शंस हैं, इसी पर आज हम बात करेंगे। यही है आज का हमारा मौजू और हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनका तारुफ कराते हैं। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज में अब्दुल हनान साहब मौजूद हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, IT एक्सपर्ट हैं और साथ ही साथ उस्ताद भी हैं। और साथ ही साथ जो गेस्ट मौजूद हैं इनसे बहुत सारे सवालात करेंगे। एक्सपर्टीज़ रखते हैं इस साइबर क्राइम लॉ पे और इसके साथ साथ लॉयर हैं, ज़ाहिरी बात है, और बेहतर तरीके से जानते हैं हनी ट्रैप, ब्लैकमेलिंग, हरासमेंट जैसे मामलात को। आज जानेंगे इन केसेस में इजाफा कैसे हो रहा है और किस तरह इसको हम बेहतर बना सकते हैं। हमारे साथ मौजूद है ज़ैन कुरैशी साहब। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि लोग हालात का गिला करते हैं, परेशानी का इजहार करते हैं कि हालात बेहतर नहीं है, माहौल साजगार नहीं है। आपने इन हालात में रहकर किस तरह कामयाब हुए? अच्छा, हमारा सबसे बड़ा मसला है कि या तो हम बहुत बड़ा ड्रीम करते हैं या बहुत छोटा ड्रीम करते हैं। मतलब बच्चे से पूछेंगे जी मैंने पहले दिन ही करोड़ रुपये कमाना है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। हम लोगों ने जब स्टार्ट किया था, हमने स्टार्ट किया था 1 रुपये से, उसी मेहनत को मल्टीप्लाई किया था 10 से तो 10 बन गए, ऐसे ही 100 बनाया, लाख बनाया और करोड़ बनाया। यहाँ की जो यंगस्टर्स हैं वो कहते हैं जी 1 क्लिक करें और 1 करोड़ पे आ जाए, जो कि पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे लोग ऑनलाइन जो है ना ये चीज़ें दिखा रहे हैं कि यार फलानी वेबसाइट पर जाके आप 1 क्लिक करेंगे 1 करोड़ आ जाएगा, स्टार्ट करने के लिए आपने 10 रुपये देने। अब ऐसे करके कई बच्चों को मैंने देखा, उन्होंने 10-10, 20-20 लाख अपने पेरेंट्स से लेके इन्वेस्ट किए और ज़ाया किए। जबकि उसी टाइम में हमने क्या किया कि हमने उसी फॉर्मूला को रखा कि यार 1 से 2, 2 से 10 और ऐसे करके जाना। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसी ग्रेजुअली स्पीड के साथ जब हमने काम किया तो हम सक्सेसफुल हो गए, और जो लोग इस तरह के शॉर्टकट्स ले रहे थे वो वैसे ही नीचे गिर गए। बिल्कुल ठीक। अच्छा अब्दुल हनान, मुझे बताइएगा कि आप ऑब्वियसली एक इंस्टीट्यूट भी रन करते हैं, उस्ताद भी हैं और एक बड़ी एग्जांपल है बहुत सारी यूथ के लिए कि किस तरह आप इन हालात में रह के कामयाब हो सकते हैं। अपनी अगर प्रिसाइजली स्टोरी बयान करना चाहें कि इतनी छोटी उम्र में, 15 साल की उम्र में आपने काम करना शुरू किया और फिर जब आप 23 साल के हुए तो आप काफ़ी सारी कंपनीज़ के CEO हुए और बहुत सारे लोगों को मोटिवेट किया, इंस्पायर किया। यूथ आपको देखती है कि किस तरह हम भी कामयाब हो सकते हैं, तो किस तरह इसको इलेबोरेट करेंगे या इसको बयान करेंगे हमारी यूथ को? अच्छा, हुआ कुछ इस तरह से था कि मैं अभी 9th क्लास में था तो मैं देखा मेरे कुछ फ्रेंड्स जो है ना वो जॉब्स वगैरह, बिजनेस वगैरह कर रहे थे। ठीक। तो मैंने उनसे इंस्पायर होकर मैंने अपनी फर्स्ट जॉब की, दूसरी जॉब की, तीसरी जॉब की। मतलब जब समर वेकेशन आती थी मैं जॉब्स करता था। तो जैसे ही मैंने FSC मैंने क्लियर की तो मैंने जॉब स्टार्ट की और मेरी फर्स्ट टाइम जो है ना 100,000 का एक चेक आया। तो मेरा जो बेस्ट फ्रेंड था मैं उसके पास गया और उसको जाके मैंने जैसे इम्प्रेस करना होता ना कि यार ये देखो 1 लाख आ गया। अच्छा। तो वो उस टाइम पे मेरे हिसाब से कोई 70,000 कमा रहा था, मैं 1 लाख कमा रहा था। और उसने मुझे ऐसे शो किया जैसे ये कोई बड़ी इनकम नहीं है। उसने मुझे कहा यार तुम अगर 1 मिलियन भी लेके आते तो मैं खुश ना होता, बिकॉज ये एक प्रोसेस है। ठीक है, 1 लाख आज तुमने कमाया तो नेक्स्ट टारगेट इज 1 मिलियन, नेक्स्ट टारगेट इज 1 करोड़, और जब 10 करोड़ पे पहुंचो तो टारगेट करना कि 10 करोड़ पे जाना। तो उस दिन मैंने जब कैलकुलेशन की तो मैंने देखा यार जॉब में तो जो वो कैलकुलेशन कह रहा है हाँ। वो तो पॉसिबल ही नहीं है। सही। तो मैंने क्या किया, मैंने छोटे छोटे बिजनेस स्टार्ट किए। मेरी जो फर्स्ट बिजनेस इनकम आई थी वो 6 मंथ्स के बाद आई थी 200 रुपये। तो तब मुझे बड़ी खुशी हुई, मैंने कहा चलो 200 रुपये तो आए। मतलब 1 लाख की जॉब छोड़ के मैं 200 पे आया वापस। तो बस उसी 200 से फिर 2,000, 10,000 करते करते फिर हमने एक कंपनी स्टार्ट की। तो हमने एक चीज़ देखी कि यार जितने भी यंगस्टर्स हमारे पास आते थे ना उनके वही ड्रीम्स बहुत बड़े थे। इतने बड़े ड्रीम्स के साथ हम जॉब्स नहीं दे सकते थे उनको। तो हमने कहा क्या किया कि हमने उसके साथ ही पैरेलल एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया
जहाँ पे हमने अपने काम के लिए बच्चे ट्रेन किए और उनको लाना स्टार्ट कर दिया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, हमारे साथ चूंकि स्टूडियोज़ में यूथ भी मौजूद है, बहुत से लोग तो आपसे इंस्पायर होते होंगे, लेकिन यूथ मौजूद है तो रस्म दुनिया भी है, मौका भी, दस्तूर भी है। आप में से कौन सवाल करना चाहेगा और नाम क्या है? मेरा नाम अलीशा और मैं सर से सवाल करना चाहूँगा कि हम पहले छोटे से स्टार्ट करते हैं, आप कहते हैं, तो अगर हम अपना लेबल स्टार्ट करना चाहते हैं या कोई ब्रांड बनाना चाहते हैं तो वो छोटे से किस तरह स्टार्ट हो सकता है? अच्छा, उसमें अगर आप ब्रांड की तरफ जाना चाह रहे हो ना, तो उसमें सबसे पहली चीज़ है कि आप आइडेंटिफाई करना है कि आप नई चीज़ क्या लेके आ रहे हो। लेट्स सपोज अगर मैं 10 जगह से शॉपिंग कर रहा हूँ ना, तो मुझे पता है इस ब्रांड की चीज़ क्वालिटी में अच्छी होगी, इसकी लॉन्ग लास्टिंग होगी, इसकी फ्रेगनेंस अच्छी होगी। तो सबसे पहले आप अपना यूनिक सेलिंग पॉइंट ढूंढेंगे कि आपने क्या यूनिक चीज़ देनी है मार्केट में। सेकंड नंबर पे आप उसका बनाओगे एक छोटा सा फंडल, जिसमें आप उसको टेस्ट करोगे कि जैसे आप सोच रहे हो वैसे लोग उसको परसीव कर भी रहे हैं कि नहीं। जैसे आपने सोचा कि यार ये सबसे सस्ती प्रोडक्ट है, क्या मार्केट में उसको वैसे ही समझा जा रहा है? ये दो चीज़ें करने के बाद अगर आपने ब्रांड बनाना तो ऑफकोर्स आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए। ये दो चीज़ें करने के बाद इसका आप डाटा लेंगे। मार्केट में इतने सारे एंजल इन्वेस्टर्स बैठे हैं, आप किसी के पास भी जाएंगे, उनको अपना आइडिया देंगे, अपना डाटा देंगे, वो आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे। बिल्कुल ठीक है। अब डिजिटल वर्ल्ड की बात हो रही है, यहाँ पर डिग्री वर्सेस स्किल की बहुत बड़ी एक डिबेट छिड़ती है। आप क्या समझते हैं कि आज के इस दौर में डिग्री इंपॉर्टेंट है या सिर्फ स्किल से काम चलाया जा सकता है? अच्छा, ये बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है, उसमें बहुत से लोग कह रहे हैं कि डिग्री इंपॉर्टेंट है, बहुत से लोग कहते हैं स्किल्स इंपॉर्टेंट है। मैं इन दोनों के बीच में आता हूँ, मैं कहता हूँ आपका माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है। सही। हमारे यहाँ पे क्या होता है, अच्छी यूनिवर्सिटी अगर आपने डिग्री कर ली ना, तो आप कहते हैं यार डिग्री मैंने कर ली है तो अब मैं जहाँ जाऊँगा मुझे वेलकम होगा। और कुछ लोग समझते हैं यार हम स्किल सीख लेंगे लेकिन हमारा एटीट्यूड अच्छा नहीं है तो भी हमें कंपनीज रख लेगी मार्केट में। हमें इसके बीच में रहना, हमें डिग्री भी लेनी है, एक ग्रेजुएट लेवल की डिग्री मस्ट होनी चाहिए। कल को आपने किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना है, कहीं बाहर जाना है, आपने टीचिंग के लिए अप्लाई करना है, डिग्रीज वहाँ पे काउंट होती हैं, ठीक है। साथ ही साथ आपने ये भी फोकस करना है कि अगर आप डिग्री अच्छी यूनिवर्सिटी से कर रहे हो, बुरी से कर रहे हो, साइमल्टेनियसली आपके पास एक स्किल होना चाहिए जो कि मार्केट में इन डिमांड हो। तो आपके पास डिग्री होगी, आपके पास स्किल होगा, और उन दोनों के साथ मिला के अगर आप माइंडसेट, राइट माइंडसेट मार्केट में जाओगे तो ऑफ कोर्स आपको जॉब्स मिलेंगी। हमारे साथ मौजूद है जैन कुरैशी साहब। सवाल तो मेरा आपसे ये है कि इन केसेस में इजाफा क्यों हो रहा है? क्योंकि जितने भी हम सोशल साइट्स देखते हैं और दिन ब दिन हम केसेस देख रहे हैं, जिस तरह अभी रिसेंट गुज़िश्ता दिन जो एक वाक़या आया हनी ट्रैप के हवाले से, बहुत ही मशहूर पर्सनालिटी का, उस हवाले से भी बताइएगा, सज़ा के हवाले से बताइएगा, और केस स्टडी जब आप करते हैं तो क्या अखज़ करते हैं, क्यों किया जा रहा है ये सब? आपके क्वेश्चन में मल्टीपल क्वेश्चंस मौजूद हैं और इसका एक एक करके जवाब देता हूं। ज़रूर ज़रूर, टेक योर टाइम। सबसे पहले तो क्वेश्चन है कि साइबर क्राइम में क्यों इजाफा हो रहा है। साइबर क्राइम में जो इजाफे की सबसे बड़ी वजह है दैट इज़ द एक्सेसिव यूज़ ऑफ द इंटरनेट। जब इंटरनेट का ज़्यादा इस्तेमाल होगा, जब मोबाइल फ़ोन टेक्नोलॉजी हर बच्चे के पास आ चुकी है और आजकल स्मार्टफोन्स का यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तो हम ये देखते हैं कि हमें हर जगह हर लम्हे जो है कोई ना कोई शख्स नज़र आता है जिसके हाथ में फ़ोन होता है और वो उसका हर वक्त इस्तेमाल कर रहा होता है। सही। अब द प्रॉब्लम इज़ कि हमारे एक्चुअली स्कूल्स के अंदर ये नहीं बताया जाता कि मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कैसे करना है। अब जो बच्चा कॉलेज की तरफ आता है वो बिल्कुल अननोन होता है कि इस फ़ोन का अगर मैं मिस यूज़ करता हूँ तो इसके रेपरकशंस क्या हो सकते हैं। जैसे अगर कोई शख्स एक फ़ेक अकाउंट बना ले तो इसकी सज़ा कानून में 3 साल है। बहुत सारे बच्चे यहाँ भी मौजूद होंगे, मेरे ख्याल में उनमें से किसी को नहीं पता होगा कि एक फ़ेक अकाउंट की सज़ा 3 साल है। इसी तरीके से अगर आप किसी को फॉलो करते हैं डिस्पाइट क्लियर इंडिकेशन ऑफ डिसइंटरेस्ट, जिसको हम कानून की लैंग्वेज में साइबर स्टॉकिंग कहते हैं, तो साइबर स्टॉकिंग की सज़ा जो है वो 3 साल है। इसी तरीके से अगर हम साइबर बुलिंग की बात करते हैं कि अगर आप किसी के ख़िलाफ़ किसी किस्म की कोई ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं जो कि इलीगल है या फिर वो मॉरल एथिक्स के अगेंस्ट है, तो उसकी सज़ा कानून में 5 साल है। तो ये वो चीज़ें हैं जिनके बारे में हमारे यहाँ पे एक्चुअली अवेयरनेस ही मौजूद नहीं है। कमिंग बैक टू योर सेकंड क्वेश्चन विच वाज के हनी ट्रैप और हरासमेंट केसेस ये क्यों इतने बढ़ रहे हैं, इनकी वजूहात क्या हैं। देखिए, जब इन्फ्लेशन बहुत बढ़ता है, इकॉनमी पे बहुत बुरे तरीके से अफेक्ट पड़ता है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है, तो वहाँ पे आम तौर पे लोग जो इस किस्म के गैंगस्टर्स होते हैं वो अपने रवायती तरीके छोड़ के उन तरीक़ों की तरफ आते हैं जहाँ पे वो लोगों को ट्रैप करते हैं बाय डिफरेंट मीन्स। एक सोशल मीडिया की एक ऐप है जिसके ऊपर आपको एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आएगी, जो ये ज़्यादातर आजकल यंगस्टर्स उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। सही। जो ही उस ऐप के ऊपर वो फ्रेंड रिक्वेस्ट को ऐड करेंगे, उसके बाद एक उनको मैसेज आएगा कि लेट्स टॉक विद ईच अदर, और उसके थोड़ी देर बाद आपको एक वीडियो कॉल आ जाएगी। वीडियो कॉल के उस तरफ जो खातून होगी वो एक नाजेबा
हरकत कर रही होगी और आपको भी वो दूसरे एंड पे नाजेबा हरकत करने पे मजबूर करेगी, जो कि बहुत सारे यंगस्टर्स ट्रैप होके यूं ही वो हरकत करते हैं तो वो जो वीडियो कॉल है वो रिकॉर्ड हो जाती है। सही। उसके बाद वो वीडियो कॉल रिकॉर्ड की गई होती है वो उनको भेजी जाती है कि अगर आपने पैसे ना भेजे हम आपकी ये वीडियो कॉल आपके दोस्तों को भेज देंगे। और पहला स्टेप ये लिया जाता है कि अगर तो आप उनको ब्लॉक करते हैं तो वो फौरी तौर पे उस वीडियो को आपके दोस्तों को भेज देते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे केसेस के अंदर ब्लैकमेल हो रहे होते हैं घरों में बैठ के। सही। और आम तौर पे ऐसे लोग जो अकाउंट्स देते हैं कि आप इनमें पैसे ट्रांसफर करें, वो भी क्रिप्टो करेंसी जो कि इलीगल पाकिस्तान के अंदर डिक्लेयर्ड है, उस तरह की इस तरीके से वो पेमेंट्स करवाते हैं कि वो ट्रेस ना हो सके। देखिए एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे बहुत सारे यंगस्टर्स जो बैठे हैं, हम जब भी पढ़ाने के लिए जाते हैं, हम बात करते हैं स्कूल्स और कॉलेजेस में, अक्सर मुझसे एक क्वेश्चन होता है, अगर सर हम ऐसा कर लें तो क्या कोई ट्रेस हो सकता है, अगर कोई शख्स वैसा कर ले तो वो ट्रेस हो सकता है। देखिए डिजिटल फुटप्रिंट्स जो है ना वो आज के दौर में इजीली ट्रेसेबल है। मैं इसको जब पढ़ाता हूं तो मैं इसको अक्सर कहता हूं कि एवरी डिजिटल एविडेंस इज ट्रेसेबल। यंगस्टर ये समझता है कि शायद जो उनको दिखाया जा रहा है या वो सोशल मीडिया पे जिससे क्लासेस ले रहे हैं, उनको लगता है कि जो हमें टेक्नोलॉजी का एक आइडिया है वो किसी को और को नहीं होगा। मैं इनको ये बताना चाहूंगा, टेक्नोलॉजी को वो शायद अगर समझना भी चाहें तो वो सिर्फ अपने फ़ोन को ही नहीं समझ सकते जिस फ़ोन का वो इस्तेमाल करते हैं। तो आज के दौर में सिर्फ एक चीज़ मैं बताता चलूँ कि जो इस किस्म के हनी ट्रैप के केसेस होते हैं, ये ऑब्वियसली एक टाइम पे आके जो शख्स ब्लैकमेल हो रहा होता है वो आगे आता है, अपनी आवाज़ उठाता है। लेकिन मैं एक बात यहाँ ज़रूर कहना चाहूँगा, अगर किसी शख्स के साथ ऐसा वाक़या हो जाए तो पैसे देने से बेहतर है वो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे। इस वक्त हुआ है छोटी सी ब्रेक का टाइम और आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए यूथ पाकिस्तान। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रोग्राम यूथ पाकिस्तान। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज में एक्सपर्ट्स भी मौजूद हैं। सबसे पहले जैन कुरैशी साहब की तरफ चलेंगे। सर, बहुत से लोग सोशल मीडिया पर इन जराइम का शिकार हो जाते हैं, हमारा कानून क्या रोल प्ले कर रहा है? बहुत से लोग तो ये गिला करते हैं कि उनकी सुनवाई नहीं होती, उनके केसेस को सुना नहीं जाता। इस बारे में आप क्या रहनुमाई कर सकते हैं? देखिए ओवरऑल लॉ जो है वो वीक है। सही। हमें पहले समझना होगा कि जो लॉ है उसकी इंटरप्रिटेशन एक आम शख्स के लिए बहुत मुश्किल है। इससे तो जराइम में मजीद इजाफा होगा। जी, मिसाल के तौर पे अगर एक शख्स जिसकी एक फेक अकाउंट तैयार कर लिया गया है, अगर वो लॉ में जाके उसकी रेमेडी ढूंढता है ना, तो सेक्शन 16 कहता है अनऑथराइज्ड यूज ऑफ आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन। सही। एक शख्स जिसका आईटी से कोई ताल्लुक नहीं है, जिसको लीगल लैंग्वेज नहीं आती पढ़नी, उसके लिए लॉ को रीड आउट करना मुश्किल है। सही। अब जहां हम देखते हैं कि डेफेमेशन का मामला आता है, जहां पे ऑब्जेक्शनेबल पिक्चर्स का मामला आता है, वहां पे दो ऑफेंसेस हैं, ऑफेंस अगेंस्ट डिग्निटी ऑफ अ नेचुरल पर्सन और ऑफेंस अगेंस्ट मॉडेस्टी ऑफ अ नेचुरल पर्सन। अब उसके लिए डिस्टिंग्विश करना मुश्किल है कि अगर मेरे खिलाफ कोई फेक न्यूज़ लगी है तो देन मुझे कहाँ पे जाना होगा, किस लॉ के तहत जाना होगा, अगर कोई ऐसी ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट है तो किस लॉ के तहत वो डील आउट होगा। तो लॉ की जो ओवरऑल डेफिनेशन है मैं समझता हूँ वो बहुत मुश्किल है। कानून के अंदर एक तो ये चेंजेस दरकार हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा एक चीज़ हमारे सामने आती है कि हर शख्स कहता है जी मेरा मोबाइल फ़ोन हैक हो गया, मेरा लैपटॉप हैक हो गया। अच्छा, कानून में हैकिंग की डेफिनेशन नहीं है। सही। अब अगर एक शख्स है वो कह रहा है कि हैकिंग हो गई है, उसने एप्लीकेशन में भी हैकिंग लिख दी है, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये आएगा कि लॉ के अंदर तो वो प्रोविजन मौजूद ही नहीं है। सही। तो ये वो चीज़ें हैं जो लॉ के अंदर शामिल होनी चाहिए, जिससे मैं समझता हूँ लॉ मजीद स्ट्रेंथन होगा। उसके अलावा एक जो सबसे बड़ा फैक्टर है दैट इज द फाइनेंशियल क्राइम साइड ऑफ द लॉ, यानी कि एक शख्स जिसने 10 करोड़ रुपए का फ्रॉड कर दिया है उसकी जो मैक्सिमम पनिशमेंट है वो 2 साल है। सो आज के दौर में जो फाइनेंशियल फ्रॉड है उसकी तादाद भी बहुत तेजी से बढ़ चुकी है। यहाँ पे मैं सिर्फ एक ऐड करना चाहूँगा कि फाइनेंशियल फ्रॉड हो या सोशल मीडिया क्राइम हो, बचने का एक ही तरीकेकार है। अगर कोई शख्स मुझसे पूछता है कि भाई क्या तरीकेकार ऑप्ट करें कि हम सारे क्राइम से बच जाएं, भाई आप अगर अपनी इंफॉर्मेशन किसी को नहीं बताएंगे आपके साथ साइबर क्राइम नहीं हो सकता। सही। साइबर क्राइम सिर्फ उस शख्स के साथ कमिट होगा जिसको खुद शौक है कि वो अपना जो डाटा है ना वो लोगों के आगे रिवील करे। एक बात याद रखिएगा, जब आप किसी के साथ अपनी कोई ऐसा मवाद या डाटा शेयर करते हैं ना सोशल मीडिया के ऊपर, तो एक बात याद रखिएगा कि उस शख्स के पास वो कितने लोगों को आगे भेजेगा ये इस चीज़ का आपको नहीं मालूम। बिल्कुल ठीक। तो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन ऑफ लॉ, के ये जो लॉ है इसमें सोशल मीडिया साइट्स पे भी अमेंडमेंट्स की जरूरत है, इसमें फाइनेंशियल फ्रॉड साइट पे भी आपको अमेंडमेंट्स की जरूरत है टू मेक इट मोर इफेक्टिव। जब तक ये लॉ इफेक्टिव नहीं होगा, देखिए पनिशमेंट करती क्या है, पहले उसका कंसेप्ट समझें। किसी भी एक अच्छे मुआशरे में जो सजा है वो एक डेटरेंस क्रिएट करती है।
हर शख्स कहता है कि ये जुर्म ना करना, ये उसने किया था, उसको इतनी सजा हो गई थी। सही रेफरेंस है। जब तक आपके यहाँ एक विक्टिम को ये यकीन नहीं होगा कि मैं कोर्ट में जाऊंगी, मुझे इंसाफ मिल जाएगा, और ये इंसाफ नहीं कि 10 साल 15 साल, 6 मंथ्स 6 मंथ्स में उस खातून को जिसको ब्लैकमेल किया गया, आप कभी एक विक्टिम की पेन को देखें ना। मैंने अगर मैं बहुत केसेस में से सिर्फ एक चीज अगर तलाश करूं ना जो कॉमन है, दैट इज द पेन। सो अभी इस हॉल में जितने लोग बैठे हैं उनको तब तक किसी विक्टिम की पेन का आइडिया नहीं हो सकता जब तक साइबर क्राइम उनके साथ ना हो जाए। बिल्कुल। और बहुत सारे देखिए, एक तो हम बार बार डिस्कस करें ना, डाटा ना भेजें, एक वो विक्टिम है, एक वो विक्टिम है जिसने डाटा किसी को नहीं भेजा। वो डाटा किसी ने इस्तेमाल उसकी एक्चुअल तस्वीर को उठा के एडिट कर दिया है उसको बदनाम करने के लिए, उससे रिवेंज लेने के लिए, उससे किसी भी किस्म का कोई ब्लैकमेलिंग के थ्रू पैसा कमाने के लिए। जैन, हम सवाल भी लेना चाहेंगे ऑडियंस से, और मैं ये भी चाहूंगी कि अब तक का वर्स्ट केस जो आपने देखा हो वो भी हमारे साथ शेयर कीजिएगा। जी, सवाल, नाम और सवाल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुक़द्दस शहज़ादी है। अच्छा, मैंने एक स्टोरी शेयर करनी थी जो कि रियल है बिल्कुल। मेरे साथ हाल ही में ये चीज़ हुई है कि मैंने एक ऐड चला था, मैंने ऐड पे क्लिक किया। सर हनान, आपसे भी ये सवाल है। मैंने एक ऐड पे क्लिक किया तो उन्होंने मुझे इन्फॉर्मेशन दी है एक ऑनलाइन जॉब के हवाले से, ठीक है। उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि ना आप मेरे अकाउंट में 1500 ट्रांसफ़र कर दें, आपका एक कार्ड बनेगा। मैंने कहा ओके, मैंने 1500 उन्हें ट्रांसफ़र किया है। उसके बाद उन्होंने मुझे एक ट्रेनर का नंबर दिया है, उन्होंने कहा कि आप इनसे कांटेक्ट कर लें, ये आपको फ़र्दर ट्रेन कर देंगे। मैंने उनसे भी कांटेक्ट किया, ठीक है। अब स्टार्टिंग में उन्होंने मुझे कहा कि ना आपकी वेबसाइट बनेगी, आपका गूगल पे कोई अकाउंट बनेगा, रजिस्टर होगा, उसके लिए आपने ना 6000 रुपीज़ करने हैं। एंड मेरे पास थे, मैंने कर दिए। उसके बाद कहते हैं कि ना आपने टाइम पे नहीं किया, गूगल ने फ़ाइन डाल दिया। अब मैंने ये भी पूछना था कि गूगल फ़ाइन ऐसे कैसे हो सकता है कि गूगल फ़ाइन पे कर दे। अब उसने कहा कि जो अमाउंट आप दे रहे हैं ना ये रिफ़ंड हो जाएगा आपको। मैंने कहा चलें ठीक है, मैंने 6000 और दिया है। ऐसे करते करते मैंने उसे 1 लाख प्लस शायद दे चुकी हूँ, ठीक है। एंड मैं बीच में आके इस पॉइंट पे ये थी कि ना मैं इधर की ना मैं उधर की। उसने मुझे कहा कि रिफ़ंड हो जाएगा, ठीक है। अब मैं वो रिफ़ंड करते करते मैंने, अब जाहिर सी बात है मैंने अरेंज भी तो करने थे ना, मैंने किससे लिए किससे नहीं लिए, वो मेरा सर दर्द था। मैं इस चीज़ पे टेंशन में भी थी कि क्या करूँ अब मैं। तो मैंने अपने सीनियर से भी कोई मशवरा नहीं दिया, किसी को घर में भी मैंने किसी को भी नहीं बताया क्योंकि मुझे पता था मेरी हो जानी है, ठीक है। तो अब मैं ये चीज़ आपसे भी पूछनी है और आपसे भी कि इसका क्या हल हो सकता है। जैन साहब, इसकी असल वजह क्या है? लोगों को अवेयरनेस नहीं है या हमारे लोग ज़्यादा मासूम हैं? जब वेरीफाई किए बगैर कोई काम करते हैं ना, कोई चीज़ करते हैं, कोई न्यूज़ को वेरीफाई किए बगैर चलते हैं तो हमारे साथ फ्रॉड ही होगा। देखिए, मैं पहले इस चीज़ को एड्रेस करना चाहूँगा कि जॉब मिलती कैसे है। पहले उसका एक ऐड आता है, आप जॉब में अप्लाई करते हैं, आपको इंटरव्यू की कॉल आती है, आप उस ऑर्गेनाइजेशन को पहले सर्च करते हैं इंटरनेट के ऊपर, ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये मैं जब वहाँ पे जाऊँगा या जाऊँगी ये मुझसे क्या क्वेश्चन करेंगे। सही। अब ये पहला क्वेश्चन है जो आपको अपने आप से पूछना चाहिए कि मैंने एक जॉब के लिए अप्लाई किया है और ये दुनिया की कौन सी ऐसी जॉब है जो अप्लाई करने की फौरी बाद मुझसे पैसे मांग रही है। एग्जैक्ट, बिल्कुल ठीक। मेरे पास ऐसे लातादाद केसेस आ चुके हैं कि जहाँ पे ये इनकी जो अमाउंट, ऑब्वियसली मैं इसको कम नहीं कह सकता, ज़्यादा अमाउंट है, ये स्टूडेंट हैं। मैं आपको ऐसे केसेस बता सकता हूँ जहाँ पे लोगों के अकाउंट से 25-25 लाख रुपया गया है, जहाँ पे रिफंड करने के नाम पे आखिर में भी उन्होंने जाते जाते भी कहा कि आप 5 लाख रुपया भेज दें, आपको 20 लाख रुपया रिफंड कर देते हैं। ओह माय गॉड। तो यहाँ पे मैंने आपको पहले जहाँ से बात शुरू हुई थी, इन्फ्लेशन बढ़ चुका है, अनएम्प्लॉयमेंट के इश्यूज हैं, वहाँ पे लोगों को टारगेट करने के लिए जो आजकल सबसे बड़ा क्राइम हो रहा है वो फेक जॉब्स का हो रहा है। सही। और ये फेक जॉब्स जो हैं ये आपको इंटरनेट पे नजर आती हैं। इंटरनेट पे नजर आने के बाद आपको ये कहा जाता है कि लेट्स इन्वेस्ट इन इट, आप हमारे एम्प्लॉई हैं लेकिन साथ साथ आप अपना हिस्सा भी हमसे बनाते जाएं, आपकी जॉब ही ये है, अपने साथ 10-12 लोग और लें। अब क्या किया जाता है जी, आपको एक ऐप दिखाई जाती है, उसमें दिखाया जाता है कि जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो पीक पे जा रही है। अच्छा, आप सोते हुए भी खुश हो रहे हैं, जागते भी खुश हो रहे हैं, जी मेरे पैसे डबल हो रहे हैं। अच्छा, एक्चुअल जब आप रियलिटी में आते हैं तो पता चलता है एक दिन वो ऐप बंद हो गई है और वो सारी जो आपकी इन्वेस्टमेंट दिखाई गई होती है वो सिर्फ आप देखिए। एक और मैं चीज़ ऐड करूंगा, भाई ने बहुत अच्छी बातें की, मुझे बहुत अच्छी लगी इनकी गुफ्तगू कि इन्होंने कहा कि रियलिटी में जीना सीखें। सही। सबसे पहले मैं आज के यंगस्टर को बताना चाहूँगा, देखिए शॉर्टकट कोई भी नहीं है, स्टार्ट करना है जीरो से। आज यहाँ तक पहुँचने के लिए ऑलमोस्ट
एक बहुत बड़ी जर्नी तय करनी पड़ी। बिल्कुल ठीक। तो आप आज का जो यंगस्टर है ना, अगर वो ये सोचेगा ना कि मुझे पहले दिन जो है वो 1 लाख रुपए आएगा और मैं 1000 से स्टार्ट नहीं करूंगा, तो फिर क्या होगा, जो 1 लाख रुपया आपने इस तरीके से इन्वेस्ट करना है ना, वो आपको कभी वापस नहीं मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोमिना है। मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि अगर कोई नौजवान या फिर फ़र्द किसी सोशल मीडिया क्राइम का जो शिकार हो जाता है, तो इस हवाले से वो किसको रिपोर्ट करे, उसके पास क्या रास्ता है? जी देखिए, फॉरम तो मैं 1 लाइन में बताऊंगा कि फॉरम इज़ FIA साइबर क्राइम सर्कल। सही। लेकिन मैं आपको तरीक़ेकार ज़रूर बताऊंगा कि आप जब भी कंप्लेंट फाइल करें, उसमें अगर आपके साथ सोशल मीडिया पे क्राइम हुआ है तो उसका URL मेंशन करें। उसके अलावा आप तमाम स्क्रीनशॉट्स जो हैं उनका प्रिंट लें, उस दरख्वास्त के साथ लगाएं। अगर आपके साथ फाइनेंशियल क्राइम हुआ है तो अपने बैंक से अपनी स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट हासिल करें, ताकि ये रिफ्लेक्ट हो कि ये पेमेंट्स किस किस अकाउंट में गई है। एक चीज़ जो लोग गलती करते हैं कि जो ही उनको कोई ऐसा मैसेज आता है, ब्लैकमेलिंग का मैसेज आता है, वो फौरी तौर पे डर के डिलीट कर देते हैं। एविडेंस को साथ लगाए बगैर यू कैन नॉट एस्टैब्लिश इट। सही। तो जो आपके पास एविडेंस आए, ईमेल आए, मैसेज आए, कॉल आए, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स आए, ऑडियो की कोई भी ऐसी चीज़ आपके पास आ जाए, उसको सबसे पहले या USB में ट्रांसफ़र करें या उसको एक स्क्रीनशॉट उसका साथ लेके, व्हाट्सएप चैट है तो साथ लगाएं और उस दरख्वास्त को FIA साइबर क्राइम सर्कल में फाइल करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ स्टूडियोज़ में अब्दुल हनान साहब मौजूद थे, IT एक्सपर्ट हैं, उस्ताद हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, और साथ ही साथ ज़ैन कुरैशी साहब मौजूद थे, साइबर क्राइम के केसेस को देखते हैं। और नजफ, दोनों गेस्ट ने वेल डिफाइन हमें बताया है कि किस तरह से आप बच सकते हैं इस तरह के इशू से, और उम्मीद करते हैं बहुत कुछ नया आपको जानने को और सीखने को मिला होगा। अभी हमने एक ब्रेक लेनी है, आपने कहीं नहीं जाना, आप देखते रहें यूथ पाकिस्तान। स्टे विद अस। यूथ पाकिस्तान में आपको दोबारा से खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, हमारी कोशिश होती है यूथ के मामलात को सॉर्ट आउट करने के लिए, और प्लेटफॉर्म ही इसीलिए हमने क्रिएट किया है। आज जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद है, बहुत ही बड़े मेहमान हैं, रिटायर्ड एडिशनल डायरेक्टर जनरल FIA हैं, साइबर क्राइम से रिलेटेड जितने भी मामलात हैं उसको बेहतर तरीके से समझते हैं, मुल्ज़िमान और मुतासरीन की साइकोलॉजी क्या है, विक्टिम और पर्पेट्रेटर किस तरह एक्ट करते हैं, बहुत सारे सवालात हम इनसे पूछेंगे। अभी हमारे साथ मौजूद है अम्मार जाफरी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपका मुझे इनवाइट करने के लिए। पाकिस्तान में बढ़ते हुए साइबर क्राइम्स और नौजवानों की बढ़ती हुई तादाद, आप इसका सर जिम्मेदार किसको समझते हैं? क्या हमारे मुल्क में कवानीन की कमी है या फिर हमारे महकमे सुस्त रवि का शिकार हो चुके हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो नौजवान हमारे आगे बढ़ रहे हैं उनको तो लॉजिकली बढ़ना चाहिए, जहाँ तक वो पहुँचे उनको वहाँ से कहीं आगे जाना चाहिए, पहली बात तो ये है। लेकिन करस्पॉन्डिंग क्राइम भी बढ़ रहे हैं, इसकी रीज़न क्या है? साइबर क्राइम की बेसिक डेफिनेशन ये है कि जो क्राइम आम दुनिया में पहले होता था, जब इंटरनेट नहीं था, वही जुर्म जब साइबर पे होने शुरू हो गए तो वो साइबर क्राइम कहलाते हैं। ठीक है। क्या फ़र्क है आम क्राइम में और साइबर क्राइम में? कि आम क्राइम को छुपाने के लिए बड़ी आसानियाँ हो जाती हैं, लेकिन साइबर क्राइम को छुपाने के लिए आसानियाँ भी और मुश्किलात भी हैं। सही। अब इसको देखना ये पड़ेगा कि इन्वेस्टिगेशन जो है आम क्राइम की वो पुलिस करती है, ठीक है, जो हमारी फर्स्ट रिस्पॉन्डर होती है किसी भी क्राइम की, हमेशा थाने का अमला पहुंचता है पहले वहाँ पे। लेकिन अब वही मुजरिमान जो पहले आम क्राइम करते थे, कत्ल, डकैती, ह्यूमन स्मगलिंग, गन रनिंग, ये जितनी भी चीज़ें, अब उन सब ने वो काम अब इंटरनेट पे शुरू कर दिए हैं। तो इंटरनेट पे साइबर क्राइम का बढ़ना एक लॉजिकल अमल था, इसमें कोई नई बात नहीं, पूरी दुनिया में ऐसी हो रहेगा। लेकिन इत्तेफाक से जो यकजहती होनी चाहिए इदारों के अंदर इसको पकड़ने के लिए, उसकी शिद्दत से कमी है, ये बात समझना बहुत ज़रूरी है जी। आम तौर पे जो पुलिस होती है ना, आपकी जो थाने की पुलिस होती है, वो फर्स्ट रिस्पॉन्डर होती है साइबर क्राइम की। वो इसलिए कि बंदा वहाँ पहुँचता है पहले कि सर ये मसला हो गया है, तो वो उसे कहते हैं भी तू FIA जा, वो FIA को ढूंढता है, तो वो फिर बड़ी मुश्किल पेश आती है। FIA की जो चीज़ें हैं वो ऑनलाइन है कि भाई उनका जो वेबसाइट है, अब आप लोगों को पता ही नहीं वेबसाइट क्या होती है। तो पहली ज़रूरत तो ये है कि जो हमारे हर जुर्म की फर्स्ट रिस्पॉन्डर है, थाना या पुलिस, और ये पूरी दुनिया में ऐसी होता है, उनको ट्रेंड किया जाए कि जब उनके पास कोई रिपोर्ट आए इसका ताल्लुक साइबर क्राइम से हो। तो एक अच्छी बात यह है कि रिसेंटली थानों के अंदर एक यूनिट कायम हुआ, उसको कहते हैं PSA, यानी पुलिस स्टेशन असिस्टेंट। ये बहुत अच्छी मैं समझता हूँ डेवलपमेंट हुई है, अभी रिसेंटली हुई है। उसमें IT ग्रेजुएट्स लड़के वगैरह बैठे होते हैं और वो जगह थाने से बाहर होती है। अच्छा, जब वहाँ पे वो आदमी आता है तो वो बच्चे या बच्चियाँ जो बैठी हैं वो उन्हें गाइड कर सकती हैं कि
अच्छा, लेकिन ये अरेंजमेंट पहले नहीं था, तो इसको टाइम लगेगा। अभी जो थोड़ा सा है इस पर प्रॉब्लम वो ये है कि ये जो बच्चे हैं ये अभी ट्रेंड नहीं हैं, उनको ट्रेंड करने की ज़रूरत है कि वो कौन सी किस्म है क्राइम की जिसको वो खुद लोगों को गाइड कर सकते हैं कि आप ऐसे कर लें, ऐसे कर लें। और कुछ ऐसी किस्में जिसको सिर्फ FIA देख सकता है। FIA का जो शोबा है NR3C, नेशनल रिस्पांस सेंटर फॉर साइबर क्राइम, या उसे वो साइबर क्राइम विंग कहते हैं, वो शोबा यही काम करता है। अभी जो करंट लॉ है पीका, उसके मुताबिक वो उस पर अमल करता है। ठीक, इसीलिए लोग डरते हैं अच्छा सर, इस मुजरिमों को आइडेंटिफाई करने के। इस हवाले से बताइएगा, आपने अवेयरनेस की बात की, ऐसे बहुत से लोग हैं जैसे कि आपने बताया कि वो अवेयरनेस तो फैला रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं गैप ज़रूर है। और अगर दूसरी तरफ हम देखें तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो फुली अवेयर्ड हैं, वो जानते हैं कि किस तरह एडिटेड फुटेजेस बनाई जाए, वीडियोग्राफी किस तरह की जाए, किस तरह किसी की साख्त को नुकसान पहुंचाया जाए। उस हवाले से क्या कहेंगे? और जो अभी केसेस रजिस्टर्ड होते हैं FIA के पास, उसमें किस हद तक इम्प्लीमेंटेशन होती है, उसको क्यों नहीं कंप्लीट किया जाता है, या सुस्त रवि का शिकार वो क्यों हैं? इसका मैं आपके दूसरे सवाल का जवाब मैं पहले देना चाहूँगा। जी जी ज़रूर। FIA में जो साइबर क्राइम विंग बना था वो मैंने खुद इस्टेब्लिश किया था और मैं उसका पार्टनरिंग हेड था। उस वक्त जो ज़रूरत थी वो कम लोग और कम गैजेट्स की थी। अब ये क्राइम तो कोई मेरा ख्याल है 100 टाइम बढ़ गया, जो मेरा दिमाग कहता है, लेकिन उस हिसाब से उनका अमला नहीं बढ़ा, उनकी फोरेंसिक लैब नहीं बढ़ी, उनके दफातर नहीं बढ़े। एक तो वो गैप आ गया। ठीक है। दूसरे ये कि जो साइबर क्राइम लॉ है इस वक्त पीका, वो असल में 2010 से लेकर 16 तक एक गैप रहा है पाकिस्तान के अंदर, जिसमें कोई लॉ नहीं था हमारा। बट एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान शुड हैव ए FIA ऑफिस जो कि इसको लेके चले। पहली बात तो ये हो गई। जो दूसरी बात आपने पहले की, जो पहला आपका क्वेश्चन था, उसमें मैं समझता हूँ कि ये साइबर क्राइम और चीज़ है और साइबर सिक्योरिटी और चीज़ है। इन दोनों को फ़र्क महसूस करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक। साइबर क्राइम एक वो चीज़ है जिसका ताल्लुक़ कानून से है, जिसका ताल्लुक़ पकड़ दकड़ से है और वो अपने अमल कर रहा है। लेकिन जो साइबर सिक्योरिटी है उसके ऊपर मैं समझता हूँ हमारे यहाँ 0 लेवल के ऊपर काम हो रहा है। किस तरह? अगर आप किसी को ये ना बताएं कि रेड लाइट क्रॉस करना जुर्म है और वो रेड लाइट क्रॉस कर दे तो आप उसको पकड़ नहीं सकते टेक्निकली। पहले आपको बताना पड़ेगा कि रेड लाइट क्रॉस करने का मतलब आप जुर्म कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ ये लोगों को नहीं बताया जा रहा कि किसी को डिफेम करना, किसी की बगैर इजाज़त को उसकी पिक्चर लगाना, किसी के बारे में गलत मालूमात देना, इसके ऊपर पीका में बाकायदा सेक्शन मौजूद हैंगे। आप ठीक कह रहे हैं सर, हम यूथ की बात कर रहे हैं सर, और आप एक रिटायर्ड पर्सन भी हैं, सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव हैं। बहुत से लोग यकीनन आपसे इंस्पायर भी होते होंगे। एक मुंह तासुर ये पाया जाता है कि हमारी यूथ सोशल मीडिया का मुस्बत इस्तेमाल नहीं करती। आप इसका जिम्मेदार किसको ठहराएंगे? यूथ में शऊर नहीं है या फिर अवेयरनेस की कमी है सर? देखिए, मैं पूरे दिन तक मैं यूथ के साथ काम करता हूँ, यूनिवर्सिटी के साथ इदारों के साथ काम करता हूँ। गुजारिश ये है कि यूथ का एक माइंडसेट होता है, वो इंटरेस्टेड होते हैं अपने कैरियर के अंदर, अपनी प्रोजेक्शन के अंदर। तो इत्तेफाक से जो बच्चा है ना, छोटा बच्चा, उसकी तालीम और तरबियत दोनों ज़रूरी है। तालीम की जिम्मेदारी होती है स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी पे, और तरबियत की जिम्मेदारी होती है घर के ऊपर। इत्तेफाक से तरबियत के अंदर भी गैप्स हैं और तालीम में भी गैप्स हैं। तरबियत में ये गैप्स हैं कि माँ बाप ये समझते हैं कि बच्चे को स्कूल कॉलेज छोड़ा बस वो जाने, ऐसा नहीं हैगा। उसकी हर चीज़ पे निगाह रखनी पड़ती है। इवन जो उसकी बॉडी लैंग्वेज होती है कॉलेज यूनिवर्सिटी से आने के बाद, उसके ऊपर, उसके सोने जागने के टाइमिंग्स के ऊपर, ये 100% दादा दादी, नाना नानी या वालिदैन की जिम्मेदारी होती है। इसका कोई तरह। दूसरी जो बात है स्कूल की, कॉलेज की, यूनिवर्सिटीज़ की, उसमें गैप ये है कि जो हमने स्कूलों में पढ़ाना होता है हम उसमें अपना जिम्मेदारी से काम नहीं लेते, और हम कहते हैं वो कॉलेज में पढ़ लेगा बच्चा जाके। कॉलेज वाले कहते हैं ये जाके यूनिवर्सिटी में पढ़ लेगा, और यूनिवर्सिटी वाले कहते हैं ये जाके अपने मार्केट में सीख लेगा। अच्छा सर, जब भी हम बात करते हैं साइबर क्राइम की, तो हनी ट्रैप, ब्लैकमेलिंग, हरासमेंट सबसे ऊपर है, टॉप पर है। और हनी ट्रैप का तो आपके सामने ये केस गुजरा होगा, एक मशहूर शख्सियत का, उनके साथ भी ये हुआ। तो एक तो सज़ा के हवाले से बताइएगा, और ये क्यों किया जाता है, और जिन लोगों को इसके बारे में मालूम नहीं है उनको क्या कहना चाहेंगे फॉर द राइट डायरेक्शन? देखिए, जो इंसानी कमज़ोरियाँ हैं वो 1000 साल पहले भी थी, आज भी हैं और फ्यूचर में भी होंगी।
हनी ट्रैप तो एक बड़ी सिंपल टर्म है कि जिसके अंदर कोई बच्ची जो है वो किसी मैच्योर आदमी को ट्रैप करने की कोशिश करती है। अच्छा, उसकी पहली कोशिश जो होती है कि इसकी कोई सबूत मेरे पास आ जाए। तो मैं इसमें सिर्फ ये गाइड करूँगा कि जब भी कोई आपको ऐसी कॉल आए या ऐसी चीज़ आए जो बंदा या बंदी आपका वाकिफ़ ना हो, तो प्लीज़ उसको इग्नोर करें। और जब भी कोई मैसेज करे तो क्या आप अपने लैंडलाइन पे कॉल करवाएं, क्योंकि जब आप कोई लैंडलाइन पे किसी को कॉल करते हैं तो कोशिश करें कि लैंडलाइन से लैंडलाइन पे कॉल हो, क्योंकि जो सेल फोन्स हैं, जो स्पेशली व्हाट्सएप कॉल्स हैं या जो ये मैसेंजर वाली कॉल्स हैं, ये किसी भी तरीके से इसके ऊपर वो टेक्निक यूज़ हो सकती है कि आपको पता नहीं चलेगा कॉल करने वाला कौन है। आप अभी समझाने की बात कर रहे थे कि यूथ को समझाइए, हम तो समझाते रहते हैं, चाहूंगी कि आप डायरेक्टली समझा दीजिए। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में यूथ मौजूद है, आपसे सवालात करना चाहती है। जी, मैं ये पूछना चाहूँगा कि जैसे अब मेलवेयर और वायरस के ज़रिए अनऑथराइज एक्सेस लिया जाता है सिस्टम में, तो हम उससे किस तरह बच सकते हैं? जी सर। अच्छा, मैं जवाब देता हूँ। मेलवेयर क्या होता है? बेसिकली ये आपकी डिवाइस, चाहे वो कंप्यूटर हो चाहे वो आपका सेल फ़ोन हो, उसमें कई चीज़ लगा दी जाती है कि वो आपकी हर एक्टिविटी किसी को इन्फॉर्म कर रही होती है। ठीक है जी, इसे आप ट्रोजन भी कह सकते हैं, टेक्निकल टर्म के अंदर आप कुछ भी कह सकते हैं, स्पाईवेयर कुछ भी कह सकते हैं। सवाल ये है कि अगर मैंने आपके फ़ोन में ये मेलवेयर या स्पाईवेयर या ट्रोजन लगाना है तो मैं क्या करूँगा? मैं आपको एक मेल करूँगा जिसमें कोई ऐसी बात होगी कि आपके इंटरेस्ट को होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप इम्तहान दे चुके हैं, मुझे पता होगा, पहले मैं सोशल इंजीनियरिंग करूँगा आपके ऊपर, और आप तलाश कर रहे हैं कि मैं अगला दाखिला कहाँ लूँ, तो एकदम मेल आएगी कि जी मेरी ABC कंपनी है, मैं तुर्की में लोगों को भेजता हूँ, आप बड़े अच्छे स्टूडेंट हैं, ये वो, तो हमारे टॉप 10 स्टूडेंट्स को हम फ्री भेजेंगे, तो इत्तेफाक से अभी वो टाइम है, आप प्लीज़ अप्लाई करें। तो वो लिखा होगा कि जी जो फाइल है इसे खोलें, फॉर्म भर दें। बस जो ही आप उस फाइल को डबल क्लिक करेंगे तो वो डाउनलोड होगी आपके सेल फ़ोन के ऊपर या वो आपके लैपटॉप के ऊपर। जब वो डाउनलोड होगी तो वो हो तो जाएगी, आपको नज़र भी आएगी, लेकिन साथ ही उसका जो बैक डोर है वो भी इंस्टॉल हो जाएगा। सही। उसके बाद अब वो कंट्रोल आगे आपके सिस्टम में कंट्रोल उस बंदे के पास चला गया। इसे कहते हैं मैन द मिडल अटैक। आप कोई भी बात कर रहे होंगे तो वो आपकी बात सुन रहा होगा। सर, लेकिन अब भी लोगों में इस किस्म का शऊर नहीं है। लोग पीका एक्ट और फायरवॉल को एक ही समझते हैं। आप इसमें जो है डिफरेंस बताइएगा कि पीका एक्ट और फायरवॉल में दरअसल फ़र्क है क्या? अच्छा, फायरवॉल क्या चीज़ है? बेसिकली अगर आप ये सवाल मेरे से करते हैं फायरवॉल क्या है, तो फायरवॉल कोई नई चीज़ नहीं है। आज से हज़ारों साल पहले भी जब लोग जंगल में रहते थे तो उनके घर जंगल में होते थे, तो जानवर वगैरह जो थे वो उन पर अटैक करते थे, तो वो अपने बच्चों को, फैमिली को बचाने के लिए अपनी रिहाइश के गिर्द एक गड्ढा खोल देते थे और उसमें वो रात के वक्त आग जला देते थे। तो आग से जानवर वैसे ही दूर रहते हैं तो वो उसे क्रॉस नहीं कर पाते थे। तो फायर वॉल ये बेसिकली टर्म वहाँ से निकली। पहली बात तो ये है। अब आते हैं मौजूदा दौर के अंदर। फायर वॉल क्या चीज़ है? ये हक़ है किसी भी हुकूमत का कि वो उन तमाम चीज़ों को रोके जो कवानीन मुल्क के हैं, हमारे आइन के कवानीन हैं, उसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। देखिए, जब तक इंटरनेट नहीं था तो हम एक मुल्क की बाउंड्री में रहते थे जी। जब इंटरनेट आ गया तो नाउ इट्स ए बॉर्डरलेस वर्ल्ड, यानी कि पूरी दुनिया के अंदर क्रिमिनल अटैक कर सकते हैं हमें, और यहाँ से भी लोग अटैक कर सकते हैं। अगर यहाँ से लोग अटैक करेंगे तो हम बदनाम होंगे। कोई ट्रेस कर लेगा IP एड्रेस से कि ये अटैक पाकिस्तान से आया है, वो एग्जैक्टली पॉइंट आउट कर देंगे, और अगर कोई बाहर से करना चाहेगा तो कर लेगा। तो मैं ये समझता हूँ कि जो ये दिस इज डिसइंफॉर्मेशन कि नहीं बात फायरवॉल लग गई है, हुकूमत ये कर, ना, ऐसा नहीं है। ये हुकूमत का हक़ है और हर हुकूमत का हक़ है कि वो अपने शहरियों की हिफाजत करे, अपने इदारों की हिफाजत करे। जो व्हाट्सएप है उस पर लिखा होता है कि ये एंड टू एंड इंक्रिप्शन है, बड़ी स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्शन है वो। इसका मतलब ये है कि अगर आप उसमें कोई ऐसा काम करेंगे तो वो पकड़ लेंगे आपको। अगर वो हमें बताएंगे भी नहीं तो आपके, मैं नौजवानों को एक चीज़ गाइड करता हूँ, चाहता हूँ कि एनी क्लिक यू मेक ऑन इंटरनेट कैन ट्रेस यू बैक। ये मेरा फिक्रा याद रखिएगा। आप जब यस नो करते हैं ना, क्लिक करते हैं, तो पुलिस आप तक पहुँच सकती है।
ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से अमाज जाफरी, रिटायर्ड एडिशनल डायरेक्टर जनरल FIA मौजूद थे। और आज बड़े सारे केसेस पे हमने बात की, जैन साहब ने भी हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बताई कि ये जो हम आम तौर पे जो है फेक अकाउंट बना लेते हैं, स्टॉक करने लग जाते हैं, इसकी कितनी पनिशमेंट है, कितनी सज़ा है, ये आज मालूम हुआ। मुझे तो खैर आज ही पता चला। मेरे हाल में मेरे जैसे ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको आज ही पता चला होगा। तो नाज़रीन, मुझे ऐसा लगता है आज का इन्फॉर्मेशन से भरा हुआ एपिसोड था और आपने एंजॉय किया होगा, सीखा भी होगा डेफिनेटली। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत खास है। हमें मालूम होता है क्या आपको अच्छा लगा और क्या आप मज़ीद देखना चाहते हैं। इसी के साथ हमें इजाज़त दें। यूथ पाकिस्तान से अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।